अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। एफ के बारे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, वो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हुकूमत का ख्याल है कि अपोजिशन को मुल्की मफाद की कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान एफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और इसके लिए वो हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे केस माफ़ किए जाएं, हमें एनआरओ दिया जाए, तो ही हम इस कानून साजी पर हुकूमत की मदद कर सकते हैं या हुकूमत का साथ दे सकते हैं। अगर हुकूमत उन्हें एनआरओ नहीं देना चाहती, तो फिर अपोजिशन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान एफ की ग्रे लिस्ट पर रहे या ना रहे या ब्लैक लिस्ट में चला जाए। यहाँ पर एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर एफ क्या बला है, और इसकी ग्रे लिस्ट पर हम क्यों मौजूद हैं, और ये तलवार हमारे सर पर क्यों लटक रही है। हमने आखिर क्या ऐसा जुर्म कर दिया है कि हम इस ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, और अभी भी दुनिया हम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मुशर्रफ साहब रिकॉर्ड पर हैं कि 90 की दहाई में हम क्या पॉलिसी चलाते थे, किस ज़रिए से चलाते थे। उस वक्त दुनिया मुख्तलिफ थी। उस वक्त ये पाकिस्तान और इंडिया का एक बायलैटरल मसला तस्वर किया जाता था, और दुनिया इन मामलात को नज़रअंदाज करती रहती थी। हम जहादी तंजीमों के ज़रिए से अपनी पॉलिसी चला रहे थे, अपने असासों के ज़रिए से एक पॉलिसी चला रहे थे। लेकिन 2001 के बाद दुनिया बदल गई है। अब दुनिया इन मामलात को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है, और अब ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं कि हर किसी को मालूम हो जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तंजीम को दिया जा रहा है, किसकी फंडिंग की जा रही है, और ये ग्रुप्स क्या कार्रवाइयाँ सर अंजाम देते हैं। इसलिए अब ये पॉलिसी जो हम 90 की दहाई में चला रहे थे, अब ये मुमकिन नहीं है कि हम वही पॉलिसी चलाते रहें। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो खुद रिकॉर्ड पर हैं और कह रहे हैं कि हमने टैप बंद कर दिया था जिहादी तंजीमों का, और ये जो हमने असासे बनाए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फंडिंग नहीं रोकी गई। उनके जो माली मामलात थे, उनको नज़रअंदाज किया गया है। हमारी हुकूमत उसे नज़रअंदाज करती रही है, और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उसे नज़रअंदाज करते रहे हैं। लेकिन दुनिया अब इन मामलात को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थी। अब हमने बदले हुए हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी तरतीब देनी थी, लेकिन हम अपनी पॉलिसी को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा कि डॉन लीक्स का एक मामला उठा था, और एक तूफ़ान बरपा हुआ था कि सिविलियन हुकूमत ने कोई गद्दारी कर दी है कि जिससे सिक्योरिटी के बड़े ख़तरात लाक हो गए हैं और मुल्की सलामती को बड़े ख़तरात लाक हो गए हैं। लेकिन असल में वो डॉन लीक्स क्या थी? वो डॉन लीक्स यही थी कि आप ये जो असासों वाली अपनी पॉलिसी चला रहे हैं, अब ये पॉलिसी चलने वाली नहीं है। अब दुनिया इसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा, आपको इनकी फंडिंग भी रोकनी पड़ेगी, और इनकी जो इमदाद आप कर रहे हैं वो भी आपको रोकनी पड़ेगी। अब दुनिया आपके ये असासे देखने वाली नहीं है, या आपके असासों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये सारी दुनिया दहशत गर्दी पर एक पेज पर आ चुकी थी, और तकरीबन तमाम ममालिक में इस किस्म के कानून जो हैं वो लागू किए जा रहे थे, और इस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे थे कि ये इस किस्म के जो ग्रुप हैं शिद्दत पसंदी के लिए और दहशत गर्दी के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है उसे क्लैंप डाउन किया जाए और माली इमदाद को बंद किया जाए, ताकि इन ग्रुप्स को ख़त्म किया जा सके या कमज़ोर किया जा सके। लेकिन हमने ये पॉलिसी नहीं बदली। नवाज शरीफ ने इसकी कीमत अदा की है। आप शेख रशीद साहब को सुनिए, वफाकी वज़ीर हैं। आप एजाज शाह साहब को सुनिए, वफाकी वज़ीर हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि नवाज शरीफ को पानामा के केस में सज़ा हुई है? लेकिन फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि मरियम ना होती तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी वज़ीर आज़म होते? अब ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاناما مریم کی وجہ سے سکینڈل سامنے آیا تھا، یا مریم کی کمپنی جو تھی وہ پاناما میں تھی اور وہ نواز شریف کے ساتھ تھی اس لیے نواز شریف کو سزا ہوگی؟ نہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی مریم نواز نے ترتیب دی تھی، یا جو ایک طریقہ مریم نواز نے نواز شریف کو بتایا تھا کہ اس طرح سے سٹوری کو لیک کیا جائے اور اس طرح سے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس پالیسی کو ترک کریں، عوام میں اس بات کو پھیلایا جائے اور عوام کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ پاکستان مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے اگر ہم اس پالیسی کو ترک نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت چونکہ محب وطنی کا ایک زور تھا اور نواز شریف کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ڈان لیکس کی آپ نے ساری توجہ اس طرف کر دی کہ یہ لیک ہوئی کیسے، جبکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس چیز پر بحث ہو کہ یہ پالیسی بدلنا اب ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اب ہم یہ پالیسی نہیں چلا سکتے۔ نواز شریف نے اور دوسرے سیاستدانوں نے آپ کو اس وقت مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ نواز شریف کا ذاتی طور پر اس میں نہ کوئی مفاد تھا اور نہ کوئی نقصان تھا، یہ ملکی مفاد کی بات تھی۔ اس وقت آپ نے یہ بات نہیں مانی۔ جب عالمی سطح پر لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنی پالیسی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو گرے لسٹ پہ ڈال دیا۔ اب آپ گرے لسٹ پر بڑے تنگ ہو رہے ہیں اور آپ کو بڑی پریشانی ہے کہ آپ کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سوٹی کھا کر کیوں سیکھتے ہیں؟ ہمیں پہلے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہم جو پالیسی چلا رہے ہیں وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اب نہیں چلا سکیں گے، اور اس کے متبادل کوئی پالیسی ہمیں بنانی چاہیے تھی۔ لیکن ہم وہی 1970 والی، 1980 والی، 1990 والی پالیسی چلا رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ لیکن اگر آپ اپنی انا کی خاطر یا اپنے اثاثوں کی خاطر ملک کو اس اتنی بڑی مصیبت میں پھنسانے کے لیے تیار تھے تو اب آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ آپ سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں اور آپ سے یہ قانون سازی بھی کروا رہے ہیں اور وہ قانون سازی بھی کروا رہے ہیں۔ اگر وقت پر آپ نے اقدامات اٹھائے ہوتے تو نہ آپ اس گرے لسٹ پر ہوتے اور نہ آپ کو یہ قانون سازی کرنی پڑتی اور نہ آپ کو کسی کی منت باجت کرنی پڑتی۔ اگر ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو وہ تو ایف اے ٹی ایف کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف جس طرح سے دوسرے ممالک کو ہدایات جاری کرتا ہے یا ان کو ایک ایکشن پلان دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ کارروائی کریں یا قانون سازی کریں، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ تمام ممالک کو آپ ایک ایکشن پلان دیتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ کے ہاں جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا جو پیسے ادھر ادھر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بیرون ملک سے پیسہ آتا ہے یا بیرون ملک پیسہ جاتا ہے، اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، یا آپ کو کچھ قوانین میں ایسی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں کہ اگر اس کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی سزا جو ہے وہ تجویز کی جائے۔ لیکن یہ جو قانون سازی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور ایف اے ٹی ایف میں شامل ہر ملک میں یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایف اے ڈی ایف آپ کو کچھ کہے اور دوسرے ممالک میں کچھ نافذ ہو، یا آپ کو کچھ ایسی قانون سازی کرنے کے لیے کہے جو دنیا میں باقی کسی ملک میں بھی نافذ نہیں ہے اور آپ کو وہ مجبور کریں کہ آپ اس طرح کی کوئی قانون سازی کریں۔ ایف اے ٹی ایف آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں کو 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیں بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی مقدمے کے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں نافذ نہیں ہے اور ایف اے ٹی ایف نے کسی ملک کو بھی مجبور نہیں کیا۔ لیکن اگر حکومت اس طرح کو کوئی قانون بنا رہی ہے تو اپوزیشن کا کام بنتا ہے کہ وہ ان پر چیک رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کسی ایک ملک کی بھی مثال ہمیں بتا دیں کہ اس قسم کا کوئی قانون وہاں پر رائج ہے۔ یہ خالصتاً اس حکومت کی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اور اپنی ان کی جو مرضی ہے اور جو سیاسی حالات ان کو درپیش ہیں
उसकी वजह से ये कानून साजी कर रहे हैं और इसको नाम एफएटीएफ का इसलिए दे रहे हैं कि अपोजिशन को ब्लैकमेल किया जा सके कि अपोजिशन मुल्की मफादात में हुकूमत का साथ नहीं दे रही। चंद दिन पहले सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी जनाब आसम सलीम बाजवा साहब के जो असासे हैं और उनकी जो मलकियत है बैरून मुल्क, उनकी जो जायदाद है, उसके बारे में इल्ज़ामात लगाए हैं और अमेरिका, कनाडा और यूएई में उनकी मुख्तलिफ जायदादों के बारे में इंकशाफात किए हैं। ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनमें आप नहीं कह सकते कि कितनी सच्चाई है या कितनी तस्दीक शुदा बातें हैं। लेकिन जब भी इस किस्म का कोई स्टोरी सामने आती है या इस किस्म का कोई वाक़या होता है, तो मौजूदा हुकूमत की जो टीम है वो हमेशा सामने आकर खेलती है, फ्रंट फुट पर आकर खेलती है कि रसीदां कढो जी, आपने ये जायदाद कैसे बनाई और ये असासे आपने मुल्क से बाहर कैसे मुंतकिल किए, आप मनी ट्रेल दीजिए। जिस तरह बाकी मामलात पर हुकूमती टीम फ्रंट फुट पर आकर खेला करती थी कि रसीदां कढो और बताओ कि आपकी मनी ट्रेल क्या है और किस तरह से असासे मुल्क से बाहर आपने मुंतकिल किए हैं, इस मामले पर मेरी नज़र से नहीं गुजरा किसी हुकूमती शख्सियत का कोई बयान या हुकूमती टीम के किसी रुकन ने कोई मुतालबा किया हो कि इसकी मनी ट्रेल दी जाए या रसीदें दिखाई जाएं। सवाल ये है कि हम नहीं कह रहे कि ये इल्ज़ामात सारे सच्चे हैं या ये जो इंकशाफात किए गए हैं इनमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें प्रोपेगेंडा है। सवाल ये है कि जब भी इस किस्म का कोई मामला आपके सामने आता है तो आप जो रवैया इख्तियार करते हैं वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा। इस बार क्या ऐसा मुख्तलिफ है कि आप ना रसीदें मांग रहे हैं और ना मनी ट्रेल मांग रहे हैं और आपने अपने आप से ही तय कर लिया है कि ये प्रोपेगेंडा है। इस किस्म का जब भी कोई वाक़या होता है या इंकशाफात होते हैं तो आप सियासी मुखालफीन के लिए आपका एक रवैया है कि आप बग़ैर किसी तहकीक के उन सारे इल्ज़ामात को सच मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि इसकी तहकीक होनी चाहिए और इसमें सच कितना है और झूठ कितना है इसका फ़ैसला होना चाहिए। आप बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी तहकीक के उन तमाम इल्ज़ामात को सच तस्लीम कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं तो आपने बग़ैर किसी तहकीक के आपने खुद ही से फैसला कर लिया है कि ये प्रोपेगेंडा है और आप इस पर तहकीक करने की भी कोई ज़हमत गवारा नहीं कर रहे। अब सोशल मीडिया पर अहमद नूरानी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस किस्म के सहाफ़ी हैं, वो अपने किसी मकसद के लिए ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपको एक सहाफ़ी याद होंगे, वहीद डोगर साहब, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे और उन्होंने एक स्टोरी की थी कि लंदन में काजी फायजी साहब की 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो निकल आई हैं। तो हुकूमत ने कितनी उजलत में उस खबर को संजीदा लिया, उस पर तहकीक कराई, उसके लिए यूके में आपने एक जासूसी की फर्म, प्राइवेट फर्म आपने हायर की और आपने उन जायदादों के बारे में पता कराया और जल्दी जल्दी से आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ आपने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया। कितनी जल्दी से आप इन मामलात को तय करना चाहते थे, आपको कितनी जल्दी थी। लेकिन अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान में सहाफ़त का एक नाम है। वहीद डोगर साहब को तो कोई जानता भी नहीं है कि वो किस इदारे के लिए काम करते हैं और आज तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वहीद डोगर साहब किस इदारे से मुंसलिक हैं, किस अखबार में लिखते हैं। तो अगर वहीद डोगर साहब की स्टोरी पर हुकूमत इतनी जल्दी से कदम उठा सकती है तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पर क्यों ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि कोई इस पर तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसाफ के नाम पर डबल स्टैंडर्ड्स कब तक चलेंगे और ये डबल स्टैंडर्ड्स इंसाफ के नाम पर एक दब्बा हैं और मेरा ख्याल है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये दब्बा मज़ीद गहरा होता जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।